आज ग्राफोलॉजी का क्लास 3 है। आज हम सीखेंगे साइज ऑफ हैंडराइटिंग। साइज हमारी हैंडराइटिंग होती है। वो हम हमारे सेल्फ को पोर्ट्रेट करते हैं, हमारी साइज से हम कैसे है, क्या हम है एक्चुअल में। वो हम हमारा जो इनर है, हम इनर से अपने आप को कैसे पोर्ट्रेट करते हैं, या तो हम अपने आप को क्या समझते हैं, हमारा फोकस क्या है, हमारा गोल क्या है। वो सब हम साइज से, हमारा सेल्फ इम्पोर्टेंस हमारे लिए हम कितना करते हैं उसका हम मिरर दिखाते हैं। वो हैंडराइटिंग के साइज से है। अ, हमने बहुत सारे हैंडराइटिंग देखे होंगे और उसमें वेरिएशन देखे होंगे कि कोई बहुत एकदम छोटे हैंडराइटिंग में लिखता है, कोई बहुत बड़े हैंडराइटिंग लिखता है। तो वो सब पता चलेगा कि उसका रीजन क्या है, उसका एक्चुअल में मेटाफिजिकल मेटाफोर क्या है। तो वो आज समझेंगे। वो उसका हैंडराइटिंग जिसका है, उसका डे टू डे लाइफ में उसके अपने सेल्फ के लिए क्या अप्रोच है, वो अपनी लाइफ को कैसे जीता है और अपने दिन को कैसे लेता है, आज वो पूरा समझेंगे। बेसिकली 5 कैटेगरी होती है हैंडराइटिंग में, हैंडराइटिंग की साइज में। एक तो लार्ज होते हैं, एक ओवरली लार्ज होते हैं, एक मीडियम साइज होती है, एक स्मॉल होती है, और एकदम मिनीचर साइज होती है, यानी कि वो स्मॉल से भी छोटी साइज होती है, जिसमें आपको बहुत फोकसफुली देखना पड़ता है। लार्ज राइटिंग, यहाँ पे सैंपल दिए हैं अपने। अगर आपने अपने सैंपल बनाए हैं तो अपने सैंपल साथ में रख सकते हैं। आइधर मैं 5 मिनट का टाइम देती हूँ, आप सब अपना एक पैराग्राफ लिख लीजिए। सब 5 मिनट का टाइम लेना चाहते हैं कि हम क्लास शुरू करें, पैराग्राफ लिखना चाहते हैं ताकि अपने आप को हम चेक कर पाए। हेलो। मैम ओके। सैंपल रेडी है। ओके, सैंपल सबका रेडी है। जी। ओके। जस्ट 1 मिनट। यस। लार्ज हैंडराइटिंग, ओवरली लार्ज हैंडराइटिंग, मीडियम साइज हैंडराइटिंग, स्मॉल एंड मिनिचर। अभी हम देखेंगे लार्ज राइटिंग। लार्ज राइटिंग, दे आर द लीडर्स, दे आर वेरी सोशल पीपल। वो लोग अपने आप को सब लोग नोटिस करें, लाइमलाइट में रहना चाहते हैं। वो लोग डिटेल ओरिएंटेड काम में इंटरेस्टेड नहीं है, मगर दे आर मोर इंटरेस्टेड इन शो,
दे वो लोग अच्छा कम्युनिकेशन में, वो लोग बहुत अच्छा है, अच्छा काम करते हैं। दे आर, जैसे अगर उनको पीआर का काम दिया जाए, लोगों को मिलने जुलने का काम दिया जाए, लोगों को कम्युनिकेशन का काम दिया जाए, तो ये लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और ये लोग अपने आप को एक बड़े स्केल पे देखना चाहते हैं। उनकी प्लानिंग, वो बहुत लंबी सोचते हैं और बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, जो अपने आप को एक नॉर्मल लेमैन की कंपेयर में अपने आप को अलग लेवल पे स्टैंड आउट फील करते हैं कि दे आर समथिंग स्पेशल, दे आर हैविंग समथिंग स्पेशल क्वालिटी। दे फील लीडरशिप ऑल्सो। हो सकता है कि अगर बचपन में ऐसे हैंडराइटिंग है, तो उनको स्कूल में लीडरशिप का कुछ रोल प्ले करते हो, मतलब जैसे मॉनिटर हो गए, या तो यूनियन कॉलेज में हो गए तो कुछ और लीडरशिप ले ली। तो दे आर बेसिकली लीडर। उनको सब बड़ी चीज पसंद होती है, जैसे बड़ी गाड़ी हो गई। उनको छोटी स्पेस में कंफर्ट जोन नहीं फील करते, उनको बड़ा घर अच्छा लगता है। उनको ख्वाहिश अंदर से यही होती है कि मेरा बेडरूम हो वो बड़ा हो, मुझे सब बड़ा चाहिए। उनको छोटी चीज में कंफर्ट जोन नहीं फील करते। आइदर दे आर ऑलवेज एम्बिशियस टू गो मूव बियॉन्ड राइट नाउ पोजिशन। वो लाइफ में ऑलवेज बड़ा देखते हैं, बड़ा सोचते हैं, और बड़ा काम करने की एनर्जी तक रखते हैं। वही बात होती है। वेरी लार्ज राइटिंग, बहुत बड़े हैंड राइटिंग, जो वो नॉर्मल है बड़े राइटिंग, ये ज्यादा बड़े राइटिंग की बात हो रही है, बहुत ज्यादा बड़े राइटिंग है। तो वो लोग बड़ा सोचते हैं, बड़ा सब, मगर वो सब में वो ओवर इमेजिनेशन करते हैं। और वो लोग एक्चुअली बड़ा दिखाना चाहते, एक्चुअली उसके लिए वो खुद इतना, खुद का वो एनर्जी नहीं डाल सकते। दे वांट टू इम्प्रेस द अदर पीपल। दे आर एक्चुअली, वो लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए बड़ा हैंड राइटिंग करने चाहते हैं। तो ये है कि ये लोग एक्चुअली अंदर से अपने आप को स्मॉल फील करते हैं, मगर लोगों के सामने वो एक अलग सा शो ऑफ का कवर क्रिएट करते हैं। तो बहुत बड़े हैंडराइटिंग वाले लोगों से आपको लाइफ में अवेयर रहना चाहिए कि वो आपको इन्फ्लुएंस करके आपको मिसगाइड कर सकते हैं। और आपको इन्फ्लुएंस कर पाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि उनके हैंडराइटिंग बड़े हैं। तो वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, मगर वो पिक्चर बताएंगे, वो जो बात करेंगे, वो बात में एक्चुअली रियलिटी कम होगी, और बात को बना चढ़ा के वो बताएंगे। तो ऐसे लोगों का ट्रस्ट थोड़ा करने से पहले आपको चेक करना चाहिए। अगर आपके पास है कोई, क्या नाखी है? પોતાની ડોલમાં નાખી हेलो, એ पानी वाली देगी वो बात। सब अपने आप को म्यूट रखे, यहाँ पे क्लास चल रहा है, आपके जो पर्सनल मैटर है यहाँ पे। મેડમ અર્ચના અગ્રવાલને મ્યુટ કરી દો. એમનો અવાજ આવતો હતો. ઓકે, એ મ્યુટ પર જ છે, પણ તમે કર્યા? મોક્ષા છે? કોણ બોલે છે? હા હા મોક્ષા. ઓકે, હું તમને બનાવી દઉં. એકચ્યુઅલી મને હા જસ્ટ, તમે કોઈ બીજા નામથી છો આજે? નહીં મોક્ષા નામથી જ છું એમ KSH
यस। तो वेरी लार्ज हैंडराइटिंग वालों से हमको लाइफ में अवेयर रहना चाहिए। उनकी बातों में या तो वो प्रोजेक्ट दिखाए कि भाई मैं आपको यूएस भेज दूंगा, वहां पे आपको जॉब दिला दूंगा, ऐसी कोई बात वो बंदा करता है कि मैं वीजा का काम करता हूँ। ठीक है, उनकी बात को सुन ले, मगर वो बात को एक बार नहीं, डबल बार नहीं, डबल चेक नहीं, 4 to 5 टाइम्स चेक करके कंफर्म करके ही आपको काम करना चाहिए। फिर इसका साथ अगर एज ए एम्प्लॉय भी आप एज ए एम्प्लॉय भी आपके लिए चूज कर रहे हो, तो भी वेरी लार्ज हैंडराइटिंग वाले से आपको अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा पोर्ट्रेट करते हैं, वो एक्चुअल में नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कहीं ना कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम छुपी है, उनका कोई इनर चाइल्ड ऐसा छुपा हुआ है जिसको हीलिंग की जरूरत है। वो हील करने के लिए एक अलग बात है, मगर हमको शिकार बना सकता है। मीडियम राइटिंग। मीडियम राइटिंग यानी बहुत नहीं तो बड़े होते हैं, नहीं तो बहुत छोटे होते हैं। और ये लोग हमारी लाइफ में डे टू डे लाइफ के वर्क में ज्यादा फोकस रहते हैं। वो लोग सोशल भी होते हैं और अपने फैमिली के साथ केयरिंग भी रहते हैं। और वो पूरा सोशल के हिसाब से, सोसाइटी के टर्म्स के हिसाब से चलते हैं। उनको डे टू डे लाइफ में जो रूटीन है उनके साथ वो वेरी कंफर्टेबल है। और वो लोग ज्यादा एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं। उनको नहीं तो ज्यादा लीडर बनने का शौक होता है, और नहीं वो ज्यादा किसी को फॉलो करने में मानते हैं। तो दे आर जो डे टू डे वर्किंग वाले लोग हैं, उनके हैंडराइटिंग आपको मीडियम राइटिंग साइज में, मीडियम लेटर साइज में मिलेंगे। तो अगर कोई मीडियम राइटिंग वाला आपके पास आता है और आपको जॉब देनी है, तो वो डे टू डे ऑपरेशन में बहुत अच्छा फोकस कर पाएगा। डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं अगर आपके बिजनेस में, तो वो अच्छा वो कर पाएगा। अगर लार्ज साइज वाला है तो वो प्लानिंग और फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी बहुत अच्छा ऑफर इन्फ्लुएंस कर पाएगा। तो ये सब बात एक्चुअली जब आप कई बड़े स्केल पे काम करते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मीडियम में थोड़ा बड़ा, लार्ज नहीं मगर थोड़ा बड़ा। ये लोग मीडियम और लार्ज के बीच का बैलेंस है, और इनमें थोड़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होती है। वो लोग थोड़ा अच्छा सा प्रेजेंट करना चाहते हैं, अपने आप को फोकस थोड़ा बनाना चाहते हैं। तो ये लोग सोशल है। ये लोग भी जो लार्ज लेवल की भी क्वालिटी, लार्ज राइटिंग की क्वालिटी है, वो भी उनमें होती है और मीडियम की भी होती है। तो ये बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। हाँ, मगर कई बार इनकी एनर्जी ड्रेन हो सकती है, क्योंकि उनको मीडियम टू लार्ज जो इतने बड़े राइटिंग जो करने होते हैं ना, उसमें एनर्जी भी लगती है। तो वो लोग कई बार अपनी एनर्जी में ड्रेन फील करते हैं। मीडियम स्मॉल राइटिंग, ये मीडियम में थोड़ा सा स्मॉलर वर्जन है, राइट। तो ये लोग बैलेंस दिखाते हैं, मगर जितने आपके हैंडराइटिंग स्मॉल होते जाते हैं, उतने आप फोकस बनते जाते हो कि आपको क्या करना है। आप अपने आप को सॉल्व करने की जगह आप अपने को क्या करना है ना, वो काम में फोकस करते हो। तो मीडियम टू स्मॉल आर वेरी गुड, क्योंकि एक्चुअली वो अपने काम पे फोकस, उनकी अपने काम पे फोकस एनर्जी रहती है, रादर देन डे टू डे वर्क में वो ज्यादा फोकस रहते हैं, रादर देन
showing of other things or planning for future और etc. तो वो लोग भी एम्प्लॉय के हिसाब से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। स्मॉल राइटिंग, ये लोग इंट्रोवर्ट होते हैं और ये लोग बहुत डिटेल ओरिएंटेड रहते हैं। और उनको ये है कि उनका कंसंट्रेशन फोकस बहुत अच्छा होता है। वो कोई भी काम करेंगे उसमें डीप में जाएंगे, कोई भी सब्जेक्ट पे काम करेंगे, दे गो इन वेरी स्मॉल स्मॉल डिटेल। क्योंकि वहां पे स्मॉल राइटिंग के लिए एक अलग से फोकस चाहिए और अलग से वो होता है कि भाई आपको स्मॉल राइटिंग का एक एफर्ट अलग ही होता है। तो दे आर वेरी डिटेल ओरिएंटेड। कई बार स्मॉल, जितने स्मॉल राइटिंग वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके पास जो भी सब्जेक्ट में वो काम करते हैं ना, उसमें वो डिटेल रूट तक जाते हैं। उनके पास पूरा डिटेल स्टडी रहता है, उनको एक एक डिटेल, छोटी से छोटी बारीक से बारीक डिटेल में वो जाना पसंद करते हैं। और उनसे उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होती है एक्स वाई जो सब्जेक्ट वो हाथ में लेते हैं। और उनको जैसे बहुत सारी मैटर उनको छूती ही नहीं, वो अपने आप में मस्त रहते हैं। अगर वो पढ़ने बैठ गए तो वो पढ़ने बैठ गए, उनको टीवी सीरियल में क्या आ रहा है या तो कहीं फैमिली में क्या और हो रहा है, वो कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो स्मॉल राइटिंग वाले बहुत फोकस्ड रहते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा फोकस वाला काम है और उसके लिए आपको एम्प्लॉय चूज करना है तो स्मॉल राइटिंग वाले बंदे को चूज करेंगे। तो वो ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं बनाएगा, नहीं खेलेगा, वो अपने काम से काम मतलब रखेगा और काम में भी बहुत डिटेल में जाएगा। मिनिचर राइटिंग, स्मॉल से भी एकदम छोटे राइटिंग। राइट, ये बताता है कि वो बहुत कंसंट्रेट करता है। जो भी, जिस पर भी फोकस करता है वो एकदम डिटेल ओरिएंटेड, वो इधर से उधर नहीं जाएगा। उनके जो फोकस है वो बहुत क्लियर है कि उनको ये शॉपिंग करनी है, ये को ब्रांड की कॉफी पहननी है, ये ब्रांड की ये परचेस करनी है, ये ब्रांड का लैपटॉप चाहिए या यही ब्रांड का मोबाइल चाहिए। दे आर वेरी क्लियर। मगर वो अगर रीडिंग में क्लियर है तो लेजिबल, यानी बहुत छोटे राइटिंग किसी के लेजिबल रहते हैं, किसी के इलेजिबल रहते हैं। तो लेजिबल राइटिंग वाले बहुत अच्छे रहते हैं। तो दे आर वेरी क्लियर इन देयर थॉट्स, वर्क एंड एवरीथिंग। और बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं ना, उनके राइटिंग लेजिबल होते हैं और मिनिचर रहते हैं। और वो अपने आप का रिसर्च है वो बाद में देख के जाते हैं। उनको अपने नाम बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको अपना नाम में, नाम बनाने में इंटरेस्ट नहीं, उनको काम करने में इंटरेस्ट है। जितना बड़ा राइटिंग है उतना उनको अपने आप को लाइमलाइट में रखने का ज्यादा शौक रहता है। और जितना छोटा राइटिंग होता है उनको काम करने में इंटरेस्ट है, कि नहीं के नाम बनाने में। नाम तो वो बोल सोचते हैं कि भाई होना होगा तो हो जाएगा। मिनिचर राइटिंग में दूसरा है मिनिचर इलेजिबल। ये राइटिंग, यहाँ पे हमको बहुत सारे राइट लेटर से वो समझ में नहीं आएंगे कि वो उसने क्या लिखा है। तो वो बंदे की फितरत ये रहती है कि वो कोई भी बात करेगा उसमें उसको जो बताना होगा वही बताएगा। कुछ ट्रूथ वो कभी ओपन नहीं करेगा, वो ऑलवेज कर्टेन रख के ही बात करेगा कि भाई ये ये चीज है। मगर वो
आपको पिक्चर बताएगा, उसमें 50% रियलिटी हो सकती है, 50% रियलिटी आपको नहीं बताएगा, या तो उससे भी ज्यादा हो सकता है कि भाई वो और भी ज्यादा चीज छुपा है। तो इलिजिबल राइटिंग वाले का भरोसा करने से पहले आपको एक बार नहीं 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि इलिजिबल राइटिंग वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रूथ छुपाते रहते हैं। वो कई बार बड़ा भी हो सकता है, कई बार आपको हार्मफुल भी हो सकता है, कई बार वो उनकी वो फितरत होती है, तो उनका वो नेचर बन जाता है कि भाई उनको ये बताना है, ये नहीं बताना है। वेरिएबल राइटिंग, कई बार राइटिंग है उनकी साइज वेरिएबल हो जाती है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि कोई लिखना शुरू करता है तो फर्स्ट लाइन बड़े लार्ज राइटिंग पे हो जाएगी, फिर धीरे धीरे उनकी साइज थोड़ी कम होती जाएगी। और तो वो है कि भाई उसकी एनर्जी इधर शुरुआत में बहुत अच्छी है, तो वो एक एनर्जेटिक फील करते हैं लिखने की शुरुआत में। मगर जैसे जैसे वो उनका इंटरेस्ट या तो वो कम हो जाता है, तो वो धीरे धीरे छोटे छोटे राइटिंग पे चले जाते हैं। और कई बार कॉन्फिडेंस लेवल दिखाने के लिए शुरुआत में वो बड़े राइटिंग कर लेते हैं, मगर फिर धीरे धीरे वो नीचे की ओर आते जाते हैं, मतलब स्मॉल मीडियम साइज राइटिंग पे चले जाते हैं। तो ये है कि वो एनर्जी उनकी दिखाती है, कई बार उनकी इमोशंस दिखाती है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि कोई बंदा है, वो किसी से प्यार करता है, तो उसकी राइटिंग में कोई वो खुद लव लिखने बैठेगा, तो वो लव को थोड़ा वो एनलार्ज लिख ही देगा। होने के बाद भी मोड़ ना सकता हेलो। तो उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग्स वो हैंडराइटिंग के साइज में इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कोई बंदा है, समझ लो कि वो आपके उसके पेरेंट्स को बहुत प्यार करता है, उसके लिए उसको रिस्पेक्ट है, तो वो जब भी उसके पेरेंट्स के बारे में लिखेगा, उनका नाम लिखेगा, तो वहां पे उसकी साइज थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी उसके दूसरे राइटिंग के कंपेयर में। मगर वही बंदा अगर किसी और के लिए उसके मन में रिस्पेक्ट नहीं है, उसको प्यार नहीं है, उसको हेट्रेड की फीलिंग है, तो वो उसका नाम लिखेगा तो वो थोड़ा स्मॉल साइज में हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि हैंड राइटिंग इज कम्प्लीटली ब्रेन राइटिंग। तो उसी हिसाब से हम उसकी इमोशंस, फीलिंग, उनके साइज के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि ही इज नॉट फीलिंग गुड, he is feeling very good, he is feeling enthused about that। अगर जैसे एग्जाम्पल किसी को अपने गुरु मानते हैं, अपने गुरु को मानते हैं बहुत ज्यादा, तो वो उनके गुरु के लिए बहुत रिस्पेक्ट और प्यार है, तो वो उनको फॉलो करना चाहते हैं या तो उनकी क्वालिटी को अपनाना चाहते हैं, तो उनके गुरु जी का नाम लिखेंगे ना, तो वो डेफिनेटली एक उनके नॉर्मल राइटिंग की कंपेयर में वो थोड़े लार्ज साइज में बाय नेचुरली लिखा जाएगा, क्योंकि ही इज फीलिंग द रिस्पेक्ट अबाउट देम। तो इसी वजह से ऐसे ही हम ब्रेन राइटिंग समझ पाते हैं कि उसका ब्रेन क्या बोल रहा है, उसकी इनर मोस्ट फीलिंग इस सब्जेक्ट के लिए क्या बोल रही है, इस बंदे के लिए क्या बोल रही है। जैसे हम ग्राफोलॉजी में सैंपल लेने को बोलते हैं ना, तो हमको कभी भी उनको ये नहीं बोलना है कि ये बुक लो, इसमें से पैराग्राफ उठा के आप लिख लो। नहीं, कॉपी कॉपी करने नहीं देना है। उनको बोलना है आप कुछ भी लिखो, मगर वो आपके मन से आना चाहिए, क्योंकि वो मन से आएगा ना, उसमें वो कुछ ना कुछ लिखेगा, उसमें हम उसकी बहुत सारी चीज पकड़ सकते हैं कि हाँ ये चीज है, उसके इनर मोस्ट में ये है, उसको इनर चाइल्ड की हीलिंग की जरूरत है नहीं है। वो सब बहुत सारी बात आपको एक एज ए मिरर दिखाई देगी कि यस,
उसको ये जरूरत है, उसके अंदर ये है, उसको ये तकलीफ है, तो उस पर फिर आप काम कर सकते हैं ग्राफोथेरापी से। स्पेसिंग, हर एक हम लेटर लिखते हैं, लाइन लिखते हैं, वर्ड लिखते हैं, उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, वो स्पेस को पढ़ना पड़ता है। एक हमारे में बोलते हैं ना, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। तो ये वो है कि दो जगह है, राइट। आज दो जो गैप क्रिएट होता है, जो स्पेस क्रिएट होती है, वो स्पेस को हमको ग्राफोलॉजी से रीड करना है। रीडिंग द लाइन बिटवीन द लाइंस ऑन पेपर। आज ही मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि भाई, अगर किसी के हैंडराइटिंग ओवरलैप हो रहे हैं तो इसका जवाब यहाँ पे है कि अगर हैंडराइटिंग ओवरलैप हो रहे हैं, लाइन ओवरलैप हो रही है, तो उसका मतलब क्या है। आज हम स्पेस देखेंगे बिटवीन द लाइंस, बिटवीन द वर्ड्स एंड बिटवीन द लेटर, वहां पे क्या है। जैसे ही हमने पहले भी डिस्कस किया है, आज फिर से एक क्लियरिटी के लिए, ईच लेटर स्टैंड्स फॉर ए थॉट। आप कैसे सोचते हो, वो आप लेटर कैसे लिखते हो उस पर से समझ में आता है। ईच वर्ड इज थॉट वर्बलाइज, वो आप थॉट को वर्बलाइज कैसे करते हो, वो पूरा वर्ड लिखते हो। तो वहां से शुरू हम कर सकते हैं। ईच लाइन सेट ऑफ ए वर्ड्स फॉर्म से एक्शन। जैसे लाइन, एक जो लाइंस फॉर्म होती है उससे आपका एक्शन ओरिएंटेशन पता चलता है। ईच पेज सेट ऑफ द लाइंस मेक ए हैबिट एंड फ्यू पेज टुगेदर गो टू मेक ए पर्सन कैरेक्टर। आपको किसी की थॉट पैटर्न अच्छे से समझनी है, आप कोई स्टूडेंट को बोलो कि भाई तुम्हारी नोटबुक लेके आ जो उन्होंने आधे से ज्यादा पढ़ी है। तो वह बुक आप जैसे ही देखेंगे ना, तो उसने बुक कैसे टाइडी रखी है, उसने डैमेज कर दी है, उसमें कुछ पेज ब्लैंक छोड़ दिए, कुछ पेज में लिखा है, आधे आधे पेज छोड़े हुए हैं। तो वो सबसे आपको उसका जो है इनर आपको पता चलता है कि ही इज द, उसका एक्शन ओरिएंटेशन कैसा है, उसकी हैबिट कैसी है, उसका प्लानिंग कैसा है, वो अपनी लाइफ को कैसे लेता है, अपनी डे टू डे एक्टिविटी में कितना फोकस है, उसके थॉट क्लियर है नहीं क्लियर है, उसके डिस्ट्रक्टिव थॉट है या तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंट है। वो सब चीज आप किसी की स्टूडेंट की हैंडराइटिंग बुक लेंगे ना, तो वो पता चल जाएगा। आज की डेट में बिकॉज ऑफ मोबाइल हम लोग हमारी राइटिंग से बहुत दूर चले गए हैं, मगर एक्चुअली राइटिंग करना बहुत जरूरी है। हमारे ब्रेन को डायरेक्ट कमांड करता है। अफर्मेशन हम बोलते हैं, मगर एक्चुअली जब आप अफर्मेशन को लिखेंगे ना, तब आपको बहुत अच्छे आउटकम आएंगे। लाइफ में एक इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए ना, तो अफर्मेशन लिखना शुरू करो। सबके पास पेन एंड पेपर है, मैं एक बहुत अच्छी अफर्मेशन लिखवाती हूँ, सब लिख लीजिए। अफर्मेशन मिले है, हैं इसलिए आपको बहुत अफर्मेशन है, एवरी डे, इन एवरी वे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। ये अफर्मेशन को आप डेली एटलीस्ट 9 टाइम्स लिखिए। फिर विद इन 15 to 21 डेज आपको अपनी लाइफ में, अपने थिंकिंग पैटर्न में आप चेंज महसूस करेंगे।
आज से खुद को शुरू करना है कि डेली 9 टाइम्स ये अफर्मेशन लिखनी है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अगर किसी ने मिस कर दी है तो। एवरी डे, इन एवरी वे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। फिर यही अफर्मेशन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। एवरी डे, इन एवरी वे, my old money matters are getting better and better. हमारे थॉट्स, हमारे लेटर ABCD XYZ वॉट एवर हम लिखते हैं। Ma'am, can we write the same for health also? हाँ, बिल्कुल। एवरी डे, इन एवरी वे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर इन माई ओल्ड हेल्थ मैटर्स। माई हेल्थ इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। मैम वो मनी वाला थोड़ा रिपीट कीजिए। Every day, in every way, my money matters are getting better and better. या थैंक यू। Either every day, in every way, my financial condition or my financial finance is getting better and better. Ma'am, may I ask a question? Yes, sure. Yeah, I have seen that there are many cancellations in case of when students write something. So, what does it indicate? Their indecisiveness? मैं आपका क्वेश्चन पूरा समझी नहीं। Hello, ma'am. You can hear me? Yes, yes, I can hear you. Yeah, I have seen that many students have the habit of cancellation and writing there only. Gichmidwi bolte हैं ना? ओके ओके, अपने What राइटिंग, does it indicate? ओके, उन्होंने अपने राइटिंग लिखे हैं, फिर हाँ, उस पर वो मार्क करके उसको पूरा रीडेबिलिटी उसने वो कवर कर लिया। ओके ओके। ऐसा ना, ये हाँ बोल रहे हैं ना? हाँ, वो उस तो पे दो चार लाइंस ड्रॉ करते हैं कैंसलेशन के लिए, और राइट, बाद में कुछ सोच के फिर उधर ही कुछ करेक्शन कर देते हैं। उसके पास में करेंगे ना, उसके ऊपर तो नहीं हो सकता ना, दो नहीं, तीन उसके लाइन। ऊपर भी करते हैं, कभी कभी समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं। ओके, दे आर वेरी कंफ्यूज्ड पर्सन। ओके ओके। और वो अपनी मिस्टेक को मिस्टेक मानने को तैयार नहीं तैयार है नहीं है। उसको। वो इतने रिजिड है कि उन्होंने मिस्टेक बनाई, उनको पता चल गया ये मैंने मिस्टेक की है, और उसको ही वो करेक्ट करने की कोशिश करते हैं रादर देन उसके ऊपर लिखना। मतलब वो अपनी मिस्टेक को मानने को ही ऐसे तैयार भैया नहीं है, करेक्ट कर उसको या। कवर अप करने की कोशिश करते हैं। यानी ये जो है, तो ऐसे लोग हैं ना, वो बहुत सारे समझो कि अननोइंगली क्राइम कर देते हैं, फिर हाँ, उसको कवर अप करते हैं, और उससे कई बार उनका भी नुकसान होता है। नुकसान हो। और ये सिचुएशन, ये हैबिट अच्छी नहीं है। अगर उन्होंने लिखा है कहीं ना कहीं गलत, हाँ, तो उसको 2 लाइन मार के कैंसिल कर, कैंसिल करना चाहिए। कैंसल कर रहे हैं, और साथ में दूसरी नए जगह पे या पास में ही नया वर्ड लिखना चाहिए जो या राइट है। वो हैबिट आपको, आप टीचर हैं? हाँ, इसलिए ओके पूछा। ओके। तो आपको उनको समझाना चाहिए कि बेटा इस पर ओवरलैप करके तुम लिखोगे तो वो सही नहीं है, क्योंकि तो नई टीचर समझ पाएंगे, नई फ्यूचर में आप भी समझ पाएंगे। तो आपको इसको पूरे से अच्छे से साइड में नया राइट करना है। ये करना गलत चाहिए। है, उसको कोई बात नहीं, तुम क्रॉस मार दो, लाइन मार के हाँ, कर दो, वाइटनर मार दो, मगर नया है वो अच्छे से फिर से लिखो, क्लियर कट। यस यस, थैंक यू क्योंकि थैंक यू। हैंडराइटिंग से हमारी हैबिट क्रिएट होती है, हैबिट से हमारा कैरेक्टर क्रिएट होता है। कैरेक्टर, इट्स नॉट अबाउट जस्ट, मगर हम हमारी पूरी लाइफ को कैसे लेते हैं, हम हमारे एक्शन को कैसे लेते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे लेते हैं, इट इज अबाउट कैरेक्टर। अकॉर्डिंग टू इंडियन जस्ट सेक्स के लिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू है या तो वो है, उसको ही कैरेक्टर माना जाता है, नहीं, इट इज नॉट ए ट्रू।
कैरेक्टर इज हाउ यू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऐसे लेते हो, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट कितना हो, वो सबसे आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है। नमस्ते मैम। नमस्ते। जी मैम, हम ये पूछना चाहते हैं, लास्ट क्लास में आपने मैथ्स इम्प्रूव करने के लिए ये मैथ्स वाली कॉपी बोली थी, तो एक राइट। स्मॉल ब्लॉक्स आते हैं, एक लार्ज ब्लॉक्स आते हैं। हाँ, एक ये अगर पूछना था जी। हाँ स्मॉल ब्लॉक्स आते हैं, एक है ना ग्राफ जैसा बॉक्सेस आते हैं, और दूसरे आते हैं ना वो जैसे केजी वाले बच्चों के लिए आते हैं ना, वो थोड़े जी बड़े ब्लॉक्स आते हैं, और एक ठीक। क्योंकि डायरी में थोड़े बड़े ब्लॉक रहते हैं। आप जी मैम। कोई भी लेंगे वो अच्छा ही रहेगा। अगर आपके बड़े राइटिंग है तो आप बड़े जी ब्लॉक वाले ले सकते हैं, मगर मीडियम साइज वाले आते हैं ना वो एक्चुअली ज्यादा बेटर है। जी मैम, तो जो ये कॉपी जो है सिर्फ नंबर्स के अलावा लैंग्वेज लिखने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं? हाँ यूज कर सकते हैं मगर वहां पे है ना टेक्स्ट लिखेंगे ना तो वो इतना अच्छा नहीं है। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी भी है कि नंबर्स के लिए, कि अगर मर्क्यूरी आपका लिखने का, पढ़ाई का, बुद्धि का, बिजनेस का, सबका वो कारक तत्व है ना, वो मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी जी का मैम। एलिमेंट है वो अर्थ है, तो अर्थ एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग बनेगा तो वैसे भी आपकी मनी अवेयरनेस ज्यादा बढ़ेगी। तो वो सब कंसीडर करके स्क्वायर बॉक्स में मनी मैटर्स, मनी का वो है, तो आप हर एक फिगर को अच्छे से, हर एक नंबर को अच्छे से लिख पाए, क्लियरली देख पाए, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए भी स्क्वायर बॉक्स वाली जो है कॉपी। हाँ वो सजेस्ट की जाती है। तो मैम जैसे कोई सम्स वगैरह सॉल्व करना है तो कुछ लैंग्वेज भी रहती है, तो उतना तो चलेगा ना, कुछ हाँ लैंग्वेज और उतना बाकी तो नंबर्स बिल्कुल लिख लिए? चलेगा, वो तो आप कोई अकाउंट की मैटर लिखेंगे तो उसमें भी थोड़ी टैक्स तो आती है, मगर फिगर वहां पे पहला इम्पोर्टेंस है ना, टैक्स से जी मैम। फिगर का इम्पोर्टेंस है। अगर आपको फाइनेंस इंप्रूव करना है तो आप मनी मैटर स्क्वायर वाली में लिखना शुरू करेंगे तो फाइनेंस डेफिनेटली इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। और कुछ जी भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते हैं। फ्यूचर प्लानिंग भी लिख सकते हैं, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट मटेरियलाइज करता है ना, जी मटेरियलिस्टिक मैम। एलिमेंट है। जी मैम। थैंक यू मैम। मैम आपकी हर एक बात जो है ना बिल्कुल एक्यूरेट है, और रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं, कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिल रहा है। थैंक यू मैम। वेलकम। लाइन स्पेस अलाइनमेंट, आपका प्लानिंग कैसा है? आप ओ, હલો, તમારે અનમ્યુટ કરવાનું છે. મેં મ્યુટ ઓલ કરી દીધું છે બીકોઝ બધા પછી ક્વેશ્ચન્સ એક પછી એક પૂછે છે ને એટલે. સો ક્વેશ્ચન ટાઈમિંગ આપણે લાસ્ટ 15-20 મિનિટ્સ રાખશું. ओके। યા, થેન્ક યુ. ओके। लाइन स्पेसिंग एंड अलाइनमेंट, आपका प्लानिंग क्या है, आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसे ऑर्गेनाइज है, वो सब आप लाइन पे कैसे, बिटवीन द लाइंस हम रीड करेंगे कि आप दो लाइन के बीच में कैसे गैप रखते हो, लाइन को कैसे, पूरी लाइन को शुरू कैसे करते हो, एंड कैसे करते हो, वो सब लाइन स्पेसिंग पे डिपेंड करता है। आपका प्लानिंग है, आपका कैसे, कितने ऑर्गेनाइज हो, आप फ्यूचर में कितने प्लानिंग करते हो, फ्यूचर रिगार्डिंग कैसे सोचते हो, वो बहुत सारी चीज हमको यहाँ पे लाइन एंड स्पेसिंग अलाइनमेंट पे पता चलती है। सबको स्क्रीन अच्छे से दिख रही है ना? क्योंकि यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है ना, मैंने सैंपल देखे दिए है ना, उसमें आपको देखना है कि भाई आपको कितना समझ में आ रहा है। एंटिंगल लाइन स्पेसिंग, आपकी लाइन स्पेसिंग है?
हेलो। हम्म। आप सबको स्क्रीन अच्छे से दिख रही है ना? हाँ हाँ। ओके। एंटेंगल, एंटेंगल लाइन स्पेसिंग, यहाँ पे आप देखो, जस्ट ये माई लिखा है, उसके वाई को और डी एक दूसरे के साथ टच हो रहे हैं। यहाँ पे वाई देखो, वाई और डी यहाँ पे एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे जी टी और एच को टच करते करते रह गया, मगर ऑलमोस्ट सब राइटिंग एक दूसरे को लाइन में बीच में बैरियर्स नहीं है। लाइन में बीच में वो आप स्मॉल राइटिंग है, मगर लार्ज राइटिंग इतने लार्ज है, लोअर जोन इतना लार्ज है कि भाई वो दूसरे मिडल जोन को भी टच कर जाता है, अपर जोन को भी दूसरी लाइन को टच कर जाता है। राइट, ये बंदा ऑलवेज, उसके विचार थॉट इतने दौड़ते हैं, इतने दौड़ते हैं, और उसको हर एक काम में जल्दी रहती है। और वो लोग अपने काम पे फोकस से भी ज्यादा वो स्पीड में काम कवर अप करने की ज्यादा कोशिश रहती है, इसलिए वो ओवरलैप हो जाते हैं एक दूसरे राइटिंग के साथ, उनकी एक दूसरी लाइन ओवरलैप हो जाती है। तो ये लोग है ना, लाइफ में मिस्टेक, काम में मिस्टेक बहुत करते हैं बिकॉज ऑफ स्पीड। और वो लोग अपनी एनर्जी, वो स्पीड उनको लगती है, मगर कहीं ना कहीं थोड़े टाइम में ब्रेक आ जाती है, क्योंकि क्या है कि वो स्पीड एक्चुअली उनको स्पीड नहीं देती है, मगर कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देती है, कंफ्यूजन भी देती है। ऐसे लोगों को राइटिंग भी कई बार समझ में नहीं आती है, और ऐसे लोग कई बार लाइफ में कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं, अपने वर्क में भी, अपने ऑफिस में भी, और अपनी पर्सनल लाइफ में भी, क्योंकि वो काम का इतना बखेड़ा शुरू करते हैं कि उन्होंने 5 बजे की अपॉइंटमेंट किसी को दी है, तो सामने 6 बजे की किसी की और को दे दी रहती है, और 5 बजे वाली मीटिंग थोड़ी डिले हो जाए तो 6 बजे वाली मीटिंग को वो अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे, या तो 6 बजे की मीटिंग में उनको अपनी प्लेस से निकल के दूसरी जगह पे जाना है, तो वहां पे वो लेट पहुंचेंगे। तो इसी को एंटेंगल बोलते हैं कि पूरा उनका डे टू डे लाइफ का प्लानिंग है ना, वो एक स्मूथ प्लानिंग नहीं होता है, एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाता है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है और पूरा प्लानिंग खराब हो जाता है। तो दे आर नॉट वेरी गुड इन प्लानिंग, और इनकी एनर्जी बहुत सारी वेस्ट होती है। यहाँ पे देखो आप, हैंडराइटिंग का सैंपल में पूरा का पूरा आपको क्लियर स्पेस दिखाई देगा कि कोई हैंडराइटिंग एक दूसरे को टच नहीं करती है। फिर अपर लेवल की हो, लोअर जोन हो, मिडिल जोन हो, वो अपने हैंडराइटिंग है वो पूरे लीजिबल, आपको पूरी रीडिंग क्लियर आएगी, कहीं कोई एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो रहे हैं। तो ये लोग अपना जो काम करते हैं वो क्वालिटी काम करते हैं। हाँ, ये लोग बिजी रहते हैं, मगर उनका प्लानिंग इतना अच्छा रहता है कि वो हर एक काम को मैनेज करने में मानते हैं, क्वालिटी मेंटेन करने में मानते हैं। तो वो हर एक काम के बीच में एक अच्छा टाइम रखते हैं, ताकि कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और मिसमैनेजमेंट ना हो। तो दे आर, ये लोग अपने डे को, अपने टाइम को, अपने रिसोर्स को अच्छे से एफिशिएंटली मैनेज करते हैं। वाइड लाइन स्पेसिंग, ये लोग दो लाइन के बीच में बहुत बड़ा गैप रखते हैं। राइट, ये लोग कुछ बातों में अपना पर्सनल टच नहीं दे पाते हैं, और ये लोग प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग में बहुत अच्छे होते हैं, मगर दे आर
टेकिंग, दे वांट पर्सनल टाइम टू, मी टाइम जो बोलते हैं ना कि मी टाइम मुझे चाहिए। ये लोग हैं कि वो अपने पर्सनल थिंग पे भी इतना फोकस है कि वो अपने पर्सनल ग्रोथ पे, पर्सनल वर्क पे, भले ही वो फैमिली में मैरिड लाइफ में रहे मगर फिर भी उनको वो होता है कि मैं मेरा मी टाइम निकालूंगा और वो मी टाइम मेरा ही रहेगा। दे आर वेरी गुड इन सब मैनेजमेंट में, उनका अच्छा काम है। और कहीं पे वो मिसमैनेजमेंट उनको अच्छा नहीं लगता है तो उनका प्लानिंग उस तरह से होता है, सब पर्टिकुलर मैनर्स में चलता है। तो दे आर वेरी गुड। एवरेज लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, जो बंदे की एवरेज लाइन स्पेसिंग है रहती है, वो बहुत ऑर्गेनाइज रहते हैं, वो टाइम पे अपने गोल कंप्लीट करते हैं, उनका शेड्यूल थोड़ा फ्लेक्सिबल रहता है कि लास्ट मिनट के चेंज पे वो एडजस्ट कर पाते हैं, और कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए वो कुछ भी मैनेज कर सकते हैं। और ये लोग बहुत फ्लेक्सिबल रहते हैं, सरकमटेंसेस के हिसाब से वो अपना पूरा मैनेजमेंट एडजस्ट कर लेते हैं टाइम के हिसाब से, फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से। तो एवरेज लाइन स्पेसिंग is a good thing, again a very good thing for personally, for management and etc. So they are very good in managing for many things. जो बंदे की कई बार है ना एक टाइप की लाइन स्पेसिंग नहीं रहती है, शुरुआत में वो लिखते हैं तब लाइन स्पेसिंग कम रहती है, फिर उनको लगता है उन्होंने बहुत कुछ लिख दिया, अभी उनके पास लिखने के लिए थोड़ा कम है और स्पेस ज्यादा है, तो वो अपनी स्पेस को धीरे धीरे बढ़ाते, थोड़ी वाइड स्पेस कर देते हैं दो लाइन के बीच में, और वो थोड़ा लाइन बढ़ाने का स्पेस बढ़ा देते हैं। तो ये लोग हैं कि वो दिन की शुरुआत करते हैं तब उनको वो पहले उनके जो काम है हाथ में उसको पहले फोकस करते हैं, और फिर लास्ट में वो अपना डे को रिलैक्स एंजॉय करते हैं। या तो शाम को उनके पास शाम के जो टाइम में काम करने हैं वो भी उन्होंने दोपहर एंड तक कंप्लीट कर दिए, तो फिर वो रिलैक्स फील करते हैं। तो दे आर very good in managing the works, and they enjoy the relaxing of the life in evening time, spare time वो अपने आप कर लेते हैं, क्योंकि वो पहले पूरा टाइम काम में मैनेजमेंट में लगा देते हैं कि उनकी प्रायोरिटी क्या है उसको सॉर्ट आउट करके पहले वो क्लियर करेंगे, फिर पर्सनल टाइम निकालेंगे। लाइन स्पेसिंग डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द पेज, तो ये बंदे की आदत है कि पहले आराम से दिन शुरू करेगा, धीरे धीरे काम करेगा, प्रायोरिटी क्या है वो चेक नहीं करेगा, बस उसको जो इजी लगे वो काम करेगा। मगर जैसे जैसे दोपहर के 2 बज गए, अरे मेरा तो ये काम बाकी रह गया, मेरा वो काम बाकी रह गया, अभी मुझे स्पीड करनी पड़ेगी, तो उस हिसाब से वो उसकी थॉट पैटर्न है कि भाई उसकी बिहेवियर पैटर्न है, तो वो शुरुआत में कम काम करेगा, स्लोली करेगा, और धीरे धीरे वो स्पीड बढ़ाएगा। तो जैसे ही उसके स्पीड काम की एक्शन ओरिएंटेड बढ़ती है, वैसे वैसे उसके पेज के एंड में उसका शेड्यूल टाइट हो जाता है, या तो जो काम पे है वो बिटवीन द एक काम से दूसरे काम का ब्रेक है वो स्मॉलर होता जाता है, क्योंकि उसने पहले शुरुआत सुबह की थी, वो एकदम रिलैक्स मोड से की थी कि 2 घंटे के काम जो निपटाने थे वो उसको निपटाने में 3-4 घंटा ले लिया, क्योंकि सबके टाइम के बीच में उसने गैप रखा हर एक एक्टिविटी के बीच में। फिर क्या होता है सिचुएशन कि उसको लास्ट मोमेंट में सबको कंप्लीट करना रहता है, तो उसको स्पीड बढ़ानी पड़ती है और गैप कम करना पड़ता है।
ये एक्चुअली जो है वो बताता है कि भाई अ, जो उसका लाइफ का एटीट्यूड है वो एकदम ऑर्गेनाइज नहीं है, क्योंकि पहले वाला ज्यादा स्पीड में काम कर लेता है, दूसरे वाला थोड़ा कम लेवल पे काम करता है। तो उसी हिसाब से पहले वाला पहले ज्यादा वर्कलोड ले लेता है, शाम को रिलैक्स रहता है। और पहले दूसरे वाला पहले वर्कलोड कम लेता है, शाम को सब पूरा खिचड़ा कर देता है। तो कई बार उसमें क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाती। तो वही हिसाब से उनको एक अच्छा लाइन स्पेसिंग नहीं माना जाता है। वो उनकी हैबिट है कि पहले रिलैक्स रहेगा, फिर काम का प्रेशर लेगा, फिर दूसरे का ये है कि पहले काम का प्रेशर लेगा, फिर रिलैक्स होगा। तो वो इक्वल लेवल नहीं रहता है उनका एनर्जी का, इधर उनका वर्क को लेने का, सीरियसनेस का। तो उसी हिसाब से हम बोल सकते हैं, जैसे पहले वाले ने लाइन स्पेसिंग पहले कम दी थी, तो उसका वन ऑफ द मीनिंग है कि वो कोई भी काम शुरू करता है तब बहुत ऑर्गेनाइज और सीरियस वे में जाता है, फिर स्लोली ग्रेजुअली उसका थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाता है, थोड़ा एनर्जी देना कम हो जाता है। और दूसरे वाले का पहले वो लाइट मैनर में काम लेता है, वर्क को लेता है, और फिर धीरे धीरे वो उसमें सीरियसली हो जाता है और ज्यादा एनर्जी देता है। यस, ये सब क्वेश्चन आंसर करेंगे। हाँ, सब अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंटेंगल उसका एटीट्यूड है कि वो दो एक्टिविटी के बीच में एक स्पेस वाला टाइम नहीं रहता है, या तो उसका ऑर्गेनाइजेशन है, वो इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता है, प्लानिंग नहीं कर पाता है, इसलिए उसका एंटेंगल आता है। हेलो जी मैम। यस। मैम अगर कोई जैसे मान लीजिए ऑरेंज लिख रहा है और ओ आर अलग लिखा है, ए एन जी अलग लिखा है, मतलब एक उसमें ही वो अल्फाबेट डिस्टेंस पे लिख रहा है। हम्म, राइट। आज हम है ना लाइन स्पेसिंग पे ही बात करेंगे, वो वर्ड स्पेसिंग की बात हो गई। मगर ये है कि ओके। वो उसने ऑरेंज में ओ आर और आर एन जी अलग लिखा है, उसमें बीच में स्पेस दी है। उसके दो तीन अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। इधर उसको ऑरेंज पसंद, खुद को खाना ऑरेंज खाना पसंद नहीं होगा, इधर ऑरेंज कलर नहीं पसंद होगा। नहीं, नॉर्मली मैम उसकी हैंड राइटिंग में यही चीज चलती है। ओके, तो वो एक अलग चैप्टर है, तो वो चैप्टर ठीक है पे मैम। अभी नहीं डिस्कस करेंगे। जो क्या है कि आज हमने सीखा, लास्ट टाइम सीखा, उसके बारे में जो भी क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। ओके मैम, थैंक यू। हेलो मैम। हेलो। मैम जैसे लाइन लिखते लिखते है ना ऊपर की तरफ चली जाती है या नीचे की तरफ आ जाती है, तो उसका क्या मतलब होता है? ओके, ऊपर की तरफ जाती है तो वो बंदे का, उसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव फीलिंग है, वो बताता है। अगर नीचे की साइड जाती है, जितनी लाइन नीचे की ओर ड्रॉ हो रही हाँ, है, डाउन हो गई। ऐसे डाउन हो रही है, तो हम्म, उसका मतलब ये है कि वो बंदा वहां पे पॉजिटिव फीलिंग नहीं कर रहा है। जैसे किसी के पास ब्लैंक पेपर में लिखाने का वही रीजन है कि बंदे की राइटिंग अगर पूरी ड्रिफ्ट डाउनवर्ड साइड जा रही है, तो वो बंदा कहीं ना कहीं अपने आप को और डिप्रेशन फील कर रहा है, कहीं ना कहीं अपने आप को डाउन फील कर रहा है। उसकी लाइफ में कुछ तो नेगेटिव फेज चल रहा है, उसकी वजह से वो बंदा
डाउन फील कर रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं किसी के मेंटल सपोर्ट की जरूरत है, जो उसको इमोशनली और एनर्जी लेवल पे बूस्ट कर पाए। वरना ऐसे जैसे ऐसे लोगों को मेंटल हेल्प की जरूरत होती है। उन्हें जैसे कि उनको कुछ डिप्रेशन है, उनके फैमिली में कोई सिचुएशन है, या तो उसने कुछ सिचुएशन को ज्यादा सीरियस ले लिया है, या तो कहीं हो सकता है वो स्कूल या कॉलेज में अच्छा फील ना कर रहा हो और उसकी वजह से उसको डिप्रेशन हो। ओके, थैंक यू। यस, और कोई क्वेश्चन? हेलो मैम, कुछ बच्चों की राइटिंग थोड़ी टेढ़ी होती है, वो वर्टिकल ना हो के टेढ़ी हो जाती है, या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। ओके, हाँ, लेफ्ट साइड में है तो वो बहुत रिजर्व लोग होते हैं। वो एक्चुअली नेक्स्ट चैप्टर में आएगा हमारा। जो लेटर लेंगे ना उसके पहले अलाइनमेंट आएगा, लेफ्ट साइड, राइट साइड, स्ट्रेट वगैरह। तो वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, ओके तो मैम, तब वो थैंक यू। डिस्कस करेंगे ना। पहले मैं समझा दूँ उसके बाद, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। एक्चुअली आई एम ट्राइंग बेस्ट कि भाई स्लोली ग्रेजुअली पूरा ग्राफोलॉजी हम सिखाने वाले हैं, मतलब कि पूरा बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। जी मैम, थैंक यू। लास्ट किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, मुझे याद नहीं आज वो बंदा है या नहीं है, कि जैसे अनइवन लेफ्ट मार्जिन है तो उसको हम उनका क्वेश्चन में भूल गई। तो हाँ, एक्चुअली मैम वो क्या है कि लेफ्ट नैरो एंड राइट वाइडनिंग एंड राइट नैरो एंड लेफ्ट वाइडनिंग बोथ सिमिलर काइंड सीम्स करते हैं, वो मेरा क्वेश्चन था। ओके, नहीं वो सिमिलर काइंड नहीं, जैसे अनइवन का क्वेश्चन था आपका। ओके। हाँ, अनइवन, यानी वो लेफ्ट में भी अनइवन है, कहीं थोड़ा छोड़ रहा है, कहीं ज्यादा छोड़ रहा है, कहीं बिल्कुल क्लोज आ रहा है। तो ही इज नॉट सर्टेन अबाउट उसको। ऐसा नहीं है कि उसको वापस आना है। जो हम बोल रहे हैं ना कि पूरा वाइडिंग नैरो मार्जिन, तो वो वाइड दिखता है, मगर ये जिगजैग की तरह होता है ना, वो उसको ना अनइवन बोलेंगे। ओके, और एक क्वेश्चन था मैम, मैंने आपके व्हाट्सएप पे एक इमेज भेजा है। ओके, सो मतलब वो हम जब कैरेक्टर साइज देख रहे थे, लार्ज, वेरी लार्ज, मीडियम काइंड, ये कौन से में फिट हो रहा है? थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, इसलिए सोचा आपसे पूछ लूं। ओके, ए मीडियम, मीडियम में ही आएगा। ओके। ये मीडियम में ही आएगा। देखो आपने जो हैंडराइटिंग, एक तो फोटो जरा सी है ना आपकी, एंगल थोड़ी सी, मुझे लगता है कि फोटो पाड़ने में आपकी एंगल थोड़ी सी स्ट्रेट रखनी चाहिए। देखो ऊपर का आपका मार्जिन है ना, वो हम्म। थोड़ा सा वाइड है, बीच में नैरो हो जा रहा है। ओके। अपर मार्जिन बिल्कुल नहीं है, लोअर मार्जिन बिल्कुल नहीं है, राइट मार्जिन अच्छे से यूज किया है। तो फ्यूचर रिगार्डिंग दिस, ये बंदा है वो बहुत रियलिस्टिक अप्रोच है और अच्छा प्रोग्रेस कर रहा होगा। ओके मैम, थैंक यू। और कहीं पे भी हैंडराइटिंग एंटेंगल नहीं हो रहा है, एक दो जगह एक दो राइटिंग ओवरलैप हो रहे हैं, मगर ज्यादा नहीं हो रहा है। तो दिस इज द गुड थिंग। ओके, थैंक यू मैम, ये मेरा खुद का है। मैम अगर हर लाइन इक्वली स्पेस्ड है तो। ऑर्गेनाइज वे में काम करने का तरीका, ओके। दिस इज द वेरी गुड थिंग कि हर लाइन इक्वली स्पेस इक्वली है, तो वो बंदा एकदम ऑर्गेनाइज लेवल पे काम करता है। राइट, और क्वेश्चन?
अभी किसी ने मुझे आप बोलिए। हेलो, नमस्कार हाँ। मैम। हाँ, नमस्ते। मैम, लास्ट वीक क्लास मेरी मिस हो गई, क्या इसकी रिकॉर्डिंग कहीं देख सकते हैं? ग्रुप में भेजा ही है। और कल या परसों सुरुचि ने हाईलाइट भी किया है कि ये ग्रुप की फर्स्ट डे क्लास की लिंक है यूट्यूब की। ये सेकंड क्लास की लिंक है। हर एक डे वो की लिंक को हम उसमें तो अपडेट मेरे करते हैं। मेरे में तो नहीं है मैम, मैं ग्राफोलॉजी के उसमें हूँ, तो मेन ग्रुप उसमें में। है ही मेन ग्रुप में ओके। है ही। और ओके कोई मैम। ग्रुप दूसरा ग्रुप ही नहीं है। थैंक यू मैम, देखते हैं। हाँ।